अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने करना है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। देखो बेसिकली ये टॉपिक होना चाहिए था रेनॉल्ट नंबर्स का, लेकिन इन्होंने इसको नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। तो असल इस टॉपिक का नाम होना चाहिए था रेनॉल्ट नंबर। असल ये पूरी चीज़ रेनॉल्ट नंबर पे डिपेंड करती है। हाँ, रेनॉल्ट नंबर से ही हमें इसका कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, मैं इजी कर दूंगा। अच्छा, आज की वीडियो में हमने क्या करना है? आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल, जो कि रेनॉल्ट नंबर पे ही बेस करेगा, और साथ ही साथ मैं आपको जो है वो इसकी एप्लीकेशंस कराऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं तो यूज़ हो रही होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये कहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा आपको, ये बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, क्योंकि रेनॉल्ट नंबर नहीं समझ में आएगा जब तक आपको लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो समझ नहीं आएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, जो बातें मैं करूं उसको समझना। अगर ये समझ में आ गया ना, आपको सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे अच्छा सर ये बात हो रही है। चलो आओ ज़रा देखते हैं। भाई देखो, ये आपके पास है पाइप। इस पाइप में से होगा आपके पास लेमिनार फ्लो। इस पाइप में क्या होगा? लेमिनार फ्लो होगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेमिनार फ्लो, ठीक है, लेमिनार फ्लो। अच्छा, ये सेम इसके बाद आपके पास सेम पाइप है, जो ऊपर वाला पाइप था, दोनों की ज्योमेट्री सेम है। यहां पर होगा आपके पास टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अब लेमिनार फ्लो किस तरह का होता है और टर्बुलेंट फ्लो किस तरह का होता है, जरा इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। भाई लेमिनार फ्लो जब आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपके पास लिक्विड या किसी भी फ्लूइड के पार्टिकल, देखो बहता क्या है, सबसे पहले यही डाउट क्लियर करो। बहती कौन कौन सी चीज़ें हैं? दो चीज़ें बहती हैं, या तो वो लिक्विड हो या तो गैस हो। यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा वो लिक्विड की बात करूँगा, तो यहाँ पर मेरा फ्लूइड क्या होगा? लिक्विड। चलो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपके पास आपका लिक्विड बह रहा है, यानी फ्लो कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जो जो बातें बताऊँ लिखते रहो, सारे डाउट क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपका फ्लूइड क्या कर रहा है, आपका लिक्विड क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बह रहा है। लेमिनार फ्लो में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स सब एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, सबकी डायरेक्शन सेम होगी और स्ट्रेट लाइन में होगी। किस तरह से? अब लेमिनार फ्लो को आप कैसे देख सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे, जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे सारे स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। बेसिकली यहाँ मैं पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स को ही कह रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अब लेमिनार फ्लो आप अपने घर में कैसे देख सकते हो? आपके घर में नलका तो लगा हुआ होगा, उस नलके को बिल्कुल आराम से खोलो तो आप देखोगे एक बहुत अच्छा लाइन बन रहा होगा। आपका जो पानी है वो बहुत एक अच्छे लाइन में बह रहा होगा, तो वो फ्लो करीब करीब लेमिनार फ्लो होगा। वैसे तो वो स्टेडी फ्लो है, लेकिन वो बहुत करीब है लेमिनार फ्लो के। लेमिनार फ्लो में एक चीज़ आपको और देखने के लिए मिलती है कि अगर आप लेमिनार फ्लो को देखोगे ना, तो ऐसा लगता है कि पानी रुक गया है, यानी बहते हुए में रुक गया है। ऐसे तो नहीं होता, वो बह रहा होता है, लेकिन इतना स्मूथ तरीके से, इतना अच्छी तरीके से बह रहा होता है, पार्टिकल्स इतने अच्छी तरीके से गुजर रहे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है पानी बह रहा नहीं है, रुक गया है बल्कि, ठीक है, तो फ्लो नहीं कर रहा, रुक गया है। तो जहाँ भी मैं फ्लो का वर्ड इस्तेमाल करूँगा आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसका मतलब होता है बहना, ठीक है, समझ में आ गया। अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? एक पार्टिकल यहाँ जा रहा होगा, 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 एक पार्टिकल इसको काट के जा रहा होगा। सारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इधर उधर मोशन कर रहे होंगे, तो जिससे आपका पानी इधर उधर फैल रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल समझो ये एक पाइप है, इस पाइप में से आप पानी जो है वो फ्लो करा रहे हो, तो जब लेमिनार फ्लो होगा ना, आपको इतना स्मूथ फ्लो होता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल स्मूथ, साफ सुथरे तरीके से आपका पानी गिर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। अगर आप नलका खोल के चेक करोगे तो ये आपको पता चलेगा। लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होगा ना, टर्बुलेंट फ्लो में आपको इतनी बेतरतीबी नजर आएगी, कभी पानी इधर बह रहा होगा, थोड़ा पानी उधर बह रहा होगा, थोड़ा पानी यूं बह रहा होगा, थोड़ा पानी सीधा बह रहा होगा, थोड़ा पानी यूं उल्टा बह रहा होगा। ऐसे तो नहीं बहेगा, लेकिन इस तरह से आड़ा टेढ़ा, कोई तरतीब नहीं होगी। अब टर्बुलेंट फ्लो आप कैसे देख सकते हो? एकदम से नलके को पूरा खोल दो, पूरी स्पीड में खोल दो, तो आप देखोगे पानी इतने अजीब तरीके से बहेगा कि आप बोलोगे यार बहुत तेज़ी में बहेगा।
और कोई तरतीब नहीं होगी, लेकिन उसी नलके को थोड़ा सा आराम से खोलो तो आप देखोगे पानी कितना तरतीब से बह रहा होगा। जल्दी से जाओ, वीडियो रोको, एक्सपेरिमेंट कर आ जाओ छोटा सा। मैं खुद भी करके दिखाऊंगा आपको, अभी बस इंशाल्लाह मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाना शुरू करूँगा। ये बात समझ में आ गई। अब रेनॉल्ट नंबर क्या बताता है? रेनॉल्ट नंबर यही चीज़ बताता है कि कब आपका पानी जो है वो लेमिनार फ्लो करेगा, यानी कब आपका लिक्विड जो है वो लेमिनार फ्लो करेगा, और कब आपका जो लिक्विड है वो टर्बुलेंट फ्लो करेगा। कितनी आसान बात है ना समझने में, देखो कितनी माशाल्लाह से आसानी से समझ में आ रही है बात। आपने रेनॉल्ट नंबर देखा, आप समझ जाओगे कि ये रेनॉल्ट नंबर ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पानी लेमिनार फ्लो कर रहा है। आपने रेनॉल्ट नंबर देखा, आप समझ जाओगे कि पानी जो है वो टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है। अब पता कैसे चलेगा, वो नंबर मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले ये लिख लो, रेनॉल्ट नंबर इज़ नॉट अ कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि इधर ही लिख देता हूँ, रेनॉल्ट नंबर इज नॉट अ कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये एक रेंज होती है। कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। कांस्टेंट तो आपने पढ़ा है ना कि जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं हो, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 आ रही होती है, ऐसा तो नहीं है ना, कभी 10, कभी 15, कभी 16 सेम आती है। लेकिन रेनॉल्ट नंबर आपके पास चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, और ये डायमेंशनल लेस है, ये भी लिख लो। एक पॉइंट तो ये आ गया आपका, और एक पॉइंट ये आ गया डायमेंशनल लेस, ठीक है। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है आपके पास, क्योंकि ये एक नंबर है। अब आते हैं कि नंबर पर आते हैं कि कब आपके पास जब ये रेनॉल्ट नंबर आएंगे, मैं इसको भी बताऊंगा, या डेरिवेशन कैसे हुई, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं ताकि आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाए। अच्छा, तो कब आपको पता चलेगा कि रेनॉल्ट नंबर देख के कि फ़्लो लेमिनार है? ऐसे पता चलेगा। सबसे पहले मैं स्टेडी फ्लो की कंडीशन बता दूं। पहली कंडीशन, अगर रेनॉल्ट नंबर जो आपके पास आ रहा है उसकी वैल्यू कम होगी 1000 से, तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो जो है वो आपका स्टेडी होगा, STEADY, स्टेडी होगा। यानी मैंने आपको रेनॉल्ट नंबर लिख के दे दिया और मैंने पूछा फ्लो कैसा है, स्टेडी है। स्टेडी फ्लो कैसा होता है? करीब करीब लेमिनार के होता है, लेकिन लेमिनार नहीं होता। लेमिनार में बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा होता है, स्टेडी फ्लो भी स्मूथ होता है लेकिन बिल्कुल लेमिनार नहीं होता, दोनों करीब तरीन होती हैं चीज़ें। अच्छा, अब अगर ये मैंने RE की वैल्यू लिख के दे दी आपको, जो कि ग्रेटर आ रही, जो कि कम आ रही हो, 2300। अच्छा, बहुत सी जगहों पर ना आपको ये ऐसे भी लिख के मिलेगा, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, RE लेस देन 2000। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। अगर आप गूगल वगैरह करोगे, यूट्यूब करोगे, या और टीचरों को देखोगे तो उन्होंने ये नंबर भी इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है 2000। तो दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू मैं दे दूँ, इनसे कम वैल्यू दे दूँ, और मैं आपसे पूछूं फ्लो कैसा है, तो फ्लो आएगा आपके पास लेमिनार, लेमिनार, लेमिनार फ्लो आ जाएगा। चलो माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात समझ आई। अच्छा, अब असल हमारा जो दूसरी चीज़ थी वो टर्बुलेंट थी। तो अब अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं रेनॉल्ट नंबर की जो कि 2300 से ज़्यादा हो लेकिन कम हो 4000 से, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो फ्लो है आपका वो है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कब फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है, कब फ्लो लेमिनार हो रहा है, आपको पूरी बात पता चल रही है। ठीक है, रेनॉल्ट नंबर आपको क्या बता रहा है कि कब आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा, कब आपका फ्लो लेमिनार होगा। अब रेनॉल्ट नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है और लेमिनार और टर्बुलेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखो, जब भी फ्लो आपका टर्बुलेंट होगा ना, तो आपका जो पाइप है जिसमें से पानी गुजर रहा है उसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? देखो, बेतरतीब है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स बेतरतीब है, कोई इधर से जाके स्ट्राइक कर रहा है, कोई उधर से जाके स्ट्राइक कर रहा है, इधर उधर लग रहा है, पाइप फट जाएगा। कहते हैं ना, पाइप अगर प्रेशर पीछे ज़्यादा है, पाइप को दबा के मत रखो क्योंकि पाइप लीक हो सकता है। इसी वजह से लीक होता है कि उधर अंदर टर्बुलेंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी अंदर प्रेशर बढ़ जाता है आपका बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर लेमिनार फ्लो होगा तो आपका पाइप कभी, मतलब आपका पाइप नहीं ख़राब होगा, आपका पाइप फटेगा नहीं। अब आप बोलोगे सर हमें क्या पाइप फटे या ना फटे? भाई बहुत ज़रूरी है। आपके घर में जो पानी आ रहा है, अगर उसमें पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाए, टर्बुलेंट फ्लो शुरू हो जाए, तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? आपका कितना हज़ारों लाखों का नुकसान।
इंडस्ट्रीज़ में पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, फ्लूइड को यानी गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। अगर उसमें टर्बुलेंट फ्लो शुरू हो जाए तो वो पाइप फट सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ को लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसी तरह आपकी गाड़ी, उसके अंदर लगा हुआ है क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक लगा हुआ है। हाइड्रोलिक ब्रेक यानी पाइप में पानी, अगर पानी टर्बुलेंट फ्लो शुरू कर देगा वो भी लीक होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ये कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना, ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इसके ऊपर, इसके फॉर्मूले के ऊपर। देखो ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट होनी है, लेकिन होता क्या है ज़रा मैं ये आपको माशाल्लाह से बताता हूँ। भाई रॉ सब बच्चे जानते हैं डेंसिटी, मगर डेंसिटी किस चीज़ की? आपके पास तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास लिक्विड है, दूसरा आपके पास पाइप है। तो जब भी डेंसिटी की बात होगी वो लिक्विड की बात हो, मतलब फ्लूइड की बात होगी। तो मैं यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिख रहा हूँ। और हमने पहले ही देख लिया है कि हम यहाँ फ्लूइड को ही लिक्विड बोलना है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ गई आपकी। अच्छा मैं इसको ज़रा वो कर दूँ ब्रैकेट, क्योंकि ये बेचारा गायब ना हो जाए कहीं, ये बेचारा कहीं गायब ना हो जाए हमारा अच्छा सा फार्मूला। चलो ये हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया। अब ये सर ये क्या है, वॉल्यूम है? नहीं भाई ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी किसकी होगी? जी सर, वेलोसिटी ऑफ पाइप हो गई आपकी। चलो माशाल्लाह बात समझ आ गई। न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराना है इसका, ठीक है। अच्छा ये एल क्या हो गया? एल आपका होता है डायमीटर। अब डायमीटर किसका? डायमीटर किसका मैं बताता हूँ, डायमीटर ऑफ पाइप, PIPE पाइप। अभी मैं बताता हूँ डायमीटर कैसे आपके पास आएगा। सॉरी ये एल की जगह मैंने वी लिख दिया, एल। बहुत सी जगह पर यहाँ पर एल की जगह आपको फॉर्मूले में डी लिखा हुआ भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर फॉर्मूला ये लिखा हुआ आ जाए ना, रॉ वी डी अपॉन ईटा, तो ये भी रेनॉल्ट नंबर का ही फॉर्मूला है। अब नीचे जो है वो आपके पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसकी होगी? बिल्कुल विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, FLUID फ्लूइड। अच्छा अब बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पाइप लिख दिया मैंने यहाँ, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, इसे सही करो, ये वेलोसिटी ऑफ पाइप है। अच्छा डायमीटर ऑफ पाइप है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। अच्छा अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। समझ लो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पर यूँ गोल करके बना देता हूँ। देखो पाइप यूँ होता है ना, इसको सामने से देखोगे तो ऐसा ही नज़र आएगा, है ना। तो ये आपके पास डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है? दो रेडियस को जब आप मिलाते हो तो डायमीटर बन जाता है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। या फिर वो लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही होती है वो डायमीटर होती है आपकी। बहुत सारी डेफिनेशंस आपने डायमीटर की पढ़ रखी हैं। अच्छा डायमीटर से रेडियस निकालना है तो क्या करोगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे। आगे ये चीज़ आएगी इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। डायमीटर आपको समझ में आ गया। अच्छा अब आते हैं इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की तरफ, कि ये फार्मूला, क्योंकि देखो हर फार्मूला ड्राइव होकर ये तो आता है, बगैर डेरिवेशन के तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहूँगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है फिज़िक्स की। इसको पढ़ने में लोग अपनी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं और इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो रहा होता है। उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह बनती है क्योंकि फ्लूइड डायनेमिक्स में हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उसको देख रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर मॉलिक्यूल्स आपस में मुख्तलिफ फोर्सेस लगा रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं। जैसे आपस में कोहेसिव फोर्स, पाइप और लिक्विड में एडहेसिव फोर्स लग रही होगी आपस में, इस तरह बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। तो इसीलिए इसकी डेरिवेशन आपको नहीं कराई गई है, सिर्फ फार्मूला लिखा गया है और ये बात बताई गई है कि ये डेरिवेशन आई कैसे है। इसकी कोई डेरिवेशन आपकी बुक में शामिल नहीं है। तो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी ना, चलो माशाल्लाह से बात समझ आ गई। अब लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो बताई गई हैं इसकी डेरिवेशन के लिए, वो मैं लिख देता हूँ। हाउ टू ड्राइव इट, ये लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। हाउ टू ड्राइव, DRIV, ड्राइव इट। इसको आप कैसे ड्राइव कर सकते हो? तो देखो इसको ड्राइव करने के लिए आपको दो चीज़ों की बात की गई है यहाँ पर, मैं वो दोनों लिखता हूँ। विस्कोसिटी ऑफ डायनेमिक, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ भी है ये बुक में। विस्कोसिटी ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मैं यहाँ लिखता हूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो कि आपके पास बराबर किसकी होगी? डायनेमिक विस्कोसिटी और फ्लूइड विस्कोसिटी के। इसकी मदद से भी आप ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है। अभी बात क्लियर करता हूँ, ज़रा लिखने दो। डायनेमिक, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, विस्कोसिटी
और फ्लूइड विस्कोसिटी, FLUID, फ्लूइड विस्कोसिटी। ठीक है, इस चीज़ को इस्तेमाल कर कर आप ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हो, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय फ्लूइड विस्कोसिटी। लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं पढ़ाई गई, लेकिन फ्लूइड की विस्कोसिटी आपको पढ़ाई गई है। विस्कोसिटी आपको क्या बताती है कि कोई भी फ्लूइड कितना तेज़ी में फ्लो करेगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लूइड हल्का फ्लो करेगा, विस्कोसिटी कम है तो फ्लूइड तेज़ फ्लो करेगा। ठीक है, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम जो है वो उसकी मोशन को देख रहे होते हैं, ठीक है, मोशन को, और डायनेमिक में हम उस पर जो फोर्सेस लग रही होती है उसको देख रहे होते हैं। तो मज़ीद डिटेल में मैं भी नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये नहीं दिया गया है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। लेकिन आप इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी ड्राइव कर सकते हो, जो कि बुक में आगे बात की है इन लोगों ने। अभी मैं सब पढ़ रहा हूँ, पहले इसको समझ लो। वो कैसे कर सकते हो कि रेनॉल्ट नंबर आप निकाल सकते हो इनर्शियल फोर्स की मदद से, डिवाइडेड बाय इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। विस्कस कर लो या विस्कोस फोर्स कर लो, एक ही बात होगी। थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन इस तरह से लेता हूँ क्योंकि मैंने इस तरह से ही पढ़ा है इसे। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। विस्कोस फोर्स तो चले आपने पढ़ा दिया था, लेकिन इनर्शियल फोर्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो इनर्शियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इस लिक्विड को फ्लो कराने के लिए। भाई देखो, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना जो कि उसे मोशन करा रही है। तो ये जो आपका लिक्विड है, ये जिस फोर्स की वजह से मोशन करता है वो फोर्स आपकी होती है इनर्शियल फोर्स। कैसे, ज़रा मैं इसको बताता हूँ। समझ लो इस लिक्विड पर एक फोर्स लग रही है जो कि है इनर्शियल। अब कोई पूछ ले आपसे कि इनर्शियल फोर्स क्या है, आप क्या बोलेंगे कि सर वो फोर्स जो कि लिक्विड पे लगती है और लिक्विड फ्लो करता है वो होती है इनर्शियल फोर्स। एक और बात याद रखना, लिक्विड जब भी फ्लो करेगा वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से करेगा। यानी यहाँ से उधर जा रहा है ना, तो इधर होगा हाई प्रेशर, HIGH, हाई प्रेशर। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, हाई प्रेशर हो गया, PRESSURE, इधर हाई प्रेशर होगा, इस तरफ होगा लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक फोर्स आएगी जो कि होगी इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स लिक्विड पे लगेगी जिसकी वजह से लिक्विड आपका मूव कर जाएगा, और यही काम आपके पास टर्बुलेंट में भी होगा, दोनों में सेम रहेगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, विस्कस फोर्स क्यों होती है, ये आपको पता है बात, कि जब लिक्विड के जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर जब वो रगड़ती है तो आपके पास विस्कस फोर्स आती है। यहाँ बना देता हूँ, ये एक लिक्विड की लेयर है, ये दूसरी लिक्विड की लेयर है, ये दोनों जब एक दूसरे पे रगड़ेंगी तो एक फोर्स आएगी जो कि होगी आपके पास विस्कस फोर्स। और इसी विस्कस फोर्स की वजह से जो आपके पास फिनोमिना आता है वो विस्कोसिटी का आता है। ठीक है, विस्कोसिटी। बात समझ में आ गई, बहुत डिटेल में ले गया, अब मुझे उम्मीद है आप लोग नहीं भूलोगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। इसकी डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो मेरी बात एक याद रखना, मैं इसी चीज़ को यहाँ बना रहा हूँ, ये बात बस आखिरी है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बुक से भी पढ़ा दूंगा, न्यूमेरिकल की तरफ ले चलूँगा। देखो भाई, जो लिक्विड इस तरफ होगा ना उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट बहुत ज़ीरो के बहुत करीब होगी, बहुत कम वेलोसिटी होगी। क्यों? पाइप मूव नहीं कर रहा है, पाइप में फ्लूइड मूव कर रहा है। तो जब फ्लूइड इस पाइप की वॉल से टकराएगा तो अपने आप में एक रेजिस्टेंस फील करेगा ना। एक और चीज़ भी लिख लो कि ये विस्कस फोर्स ना कुछ और नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इसके नीचे वाली जो लेयर होगी ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसके नीचे वाली जो लेयर होगी उसकी और ज़्यादा होगी, तो सेंटर में आपको सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, ये आपको मैंने बात पहले बता दी थी, तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में ज़रा रख लेना। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी, रेनॉल्ट नंबर लिख दिया मैंने, कंडीशनें लिख दी, कब क्या होगा ये आपको बात समझ में आ गई। अब न्यूमेरिकल करते हैं और बुक से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बुक क्या हमारे को डिस्कस करना चाह रही है। तो ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं, फ्लूइड विस्कोसिटी, डायमीटर। अच्छा, ये बात भी लिखी हुई है, ये भी बता देता हूँ। तो इन्होंने रेनॉल्ट नंबर की डेरिवेशन करने के लिए एक और चीज़ को लिया है, वो है रेनॉल्ट नंबर। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है। फ्लूइड विस्कोसिटी
इंटरनल डायमीटर और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलो मैं इसको बता देता हूँ, ये इंटरनल डायमीटर क्या होता है। भाई देखो, यहाँ पर आपके पास अगर देखोगे ना, ये अंदर की तरफ देख रहे हो, तो इसी चीज़ को कहा जाता है इंटरनल डायमीटर या डायमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कोई मुश्किल परेशानी की बात तो नहीं ना। तो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया रेनॉल्ट नंबर को। और हाँ, याद रखना ये रेनॉल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी दे दूँ कि जॉर्ज स्टोक ने इसके ऊपर बात की थी, इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन किया था रेनॉल्ट ने, तो इसलिए रेनॉल्ट के नाम पर ये पड़ गया, इसलिए इसे कहा जाता है रेनॉल्ट नंबर। इस फॉर्मूले को याद रखना। सारी चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ पाइप, इंटरनल भी है, ये भी याद रखना। अब आ जाओ इसका न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद इसकी मैं एप्लीकेशंस कराता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पर हमारे को ना सोनिक, यहाँ पर हमारे को सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की बात कही गई है। ये क्या होता है बता दूँ। देखो, जब भी सोनिक का वर्ड आता है ना, या ये सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाईसोनिक, तो इसका मतलब ये होता है कि ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए डिज़ाइन बनाना, यानी एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जिससे ड्रैग फोर्स कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक रॉकेट फायर करता हूँ ज़मीन से स्पेस के लिए, अगर उस रॉकेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है मैं वो फ्लैट कर देता हूँ, आपने देखा होगा ना, उसको नोकीला बनाया जाता है, आसान कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं उसे बिल्कुल फ्लैट बना दूँ, तो क्या होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से उसका मटेरियल भी ख़राब हो सकता है, यानी उसका मटेरियल में डेंट पड़ सकते हैं और वो मटेरियल अंदर की तरफ दब सकता है, और फ्यूल ज़्यादा लगेगा क्योंकि ड्रैग फोर्स को कम करना होगा। तो इसीलिए एक ख़ास शेप्स बनाई जाती हैं इसको ख़त्म करने के लिए। वो शेप आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, आई होप आपके लिए विजिबल हो। नज़र आ रही है? हाँ, अब नज़र आ रही होगी। तो ये वाली जो शेप है ना, ये वाली जो शेप है, ये सबसोनिक है, ऊपर से थोड़ी सी गोल नुमा होगी। और रॉकेट जो बनाया जाता है ना, उसकी शेप सबसोनिक या सुपरसोनिक जैसी ही होती है। अगर आप गौर से देखोगे तो जो मिसाइल होते हैं वो तो सुपरसोनिक होते हैं, लेकिन जो रॉकेट होता है वो सबसोनिक किस्म का मिसाइल होता है। आप देख सकते हो दोनों किस्म के, मेरे को तो नज़र आ रहे होते हैं। एक इस तरह का भी शेप आपको नज़र आएगा, ये थोड़ा बहुत मिलता तो सबसोनिक से ही है। देखो ना, ये हाइपरसोनिक है ये शेप, लेकिन ये मिलता तो सबसोनिक से ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊपर वाली जो लेंथ होती है ना वो कम होती है, यानी गोलाई जो नीचे की तरफ ही बन जाती है। तो ये तीनों शेप याद रखना, और इन तीनों शेप को बनाने का एक ही मकसद होता है कि जो मिसाइल है ना उस पर ड्रैग फोर्स को कम किया जा सके। अब कैसे कम करता है ये मैं ज़रा बताता हूँ। समझो ये आपने शेप बनाई है ना, ये शेप बनाई है इस तरह की, आपने एक सुपरसोनिक शेप बनाई है, इस तरह का आपका मिसाइल है। अब मिसाइल के सामने क्या होगा, टारगेट नहीं होगा। मिसाइल के सामने सबसे पहले होंगे गैस के पार्टिकल्स जो कि उस पर लग रहे होंगे। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही गैस के पार्टिकल इसके करीब आएंगे ना, ये गैस के पार्टिकल्स को बराबर में हटा देगा और ख़ुद अपना रास्ता आगे के लिए बना लेगा, और आराम से हमारा जो मिसाइल है वो निकल जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ये जो शेप है ना सुपरसोनिक, इसको नहीं रखता हूँ, इसको फ्लैट रखता हूँ ऐसे। तो अब क्या होगा, अब गैस के पार्टिकल्स इसके ऊपर डायरेक्ट हिट करेंगे, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल आगे पीछे जाने के बजाय डायरेक्ट इसी को लग जाएंगे, जिसकी वजह से ये शेप ख़राब होगा, ज़्यादा हमें फ्यूल चाहिए होगा इसको मोशन कराने के लिए। तो चलो ये बातें क्लियर हो गई। अब इसका न्यूमेरिकल करता हूँ, ज़्यादा आप लोगों को मैं टाइम नहीं लेता हूँ। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल इसका आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मैं ये पढ़ के बता देता हूँ। रेनॉल्ट नंबर मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा ये भी पढ़ देता हूँ। वैन विस्कस और लेमिनार फ्लो एक्सीड सर्टेन लिमिट। अब वो लिमिट क्या है, वो ये लिमिट है, अगर आपका जो फ्लूइड है वो इस लिमिट को क्रॉस करेगा, यानी उसका जो रेनॉल्ट नंबर है इससे ज़्यादा या इससे कम आएगा, तो फिर आपका फ्लोट जो है वो लेमिनार से टर्बुलेंट में भी जा सकता है और टर्बुलेंट से लेमिनार में भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि ये मूव कर रहा है, मैं इसकी वेलोसिटी कम कर दूँ इस फ्लोट की, तो रेनॉल्ट नंबर क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी देख लो, अच्छा ये आ गया, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो रेनॉल्ट नंबर भी ज़्यादा आएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी रेनॉल्ट नंबर ज़्यादा आएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगा रेनॉल्ट नंबर ज़्यादा आएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर की कम होगी तो रेनॉल्ट नंबर ज़्यादा आएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी रेनॉल्ट नंबर कम आ जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया ना, ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का चक्कर है। यहाँ पर न्यूमेरिकल करते हैं। कहा जाता है, गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा और टू फाइंड
टू फाइंड। ठीक है, कहा जाता है द वॉल्यूम रेट ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू बी। वॉल्यूम रेट यानी किस तेज़ी से वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ रहा है या किस तेज़ी से वॉल्यूम फैल रहा है आपका, इसको कहते हैं वॉल्यूम रेट। तो वॉल्यूम रेट को मैं यहाँ वी ही डिनोट करूँगा, ठीक है, लेकिन वी लिख दूंगा तो सिर्फ वॉल्यूम हो जाएगा ना, तो पूरा लिखना पड़ेगा वॉल्यूम रेट। तो किसके बराबर दिया हुआ आपको वॉल्यूम रेट की वैल्यू दी हुई है 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो यूनिट से भी समझ में आ रही है बात। आगे कहते हैं द एयर इज सेंड थ्रू एन इंसुलेटेड। अच्छा, एक इंसुलेटेड के जरिए यानी एक इंसुलेटर के जरिए एयर को भेजा जा रहा है। एयर कंडीशनर क्या काम करता है, ताज़ी ठंडी हवा को आपके कमरे में भेज रहा होता है या ऑफिस में भेज रहा होता है। राउंड कॉर्डेड विथ अ डायमीटर ऑफ, अब ये राउंड कॉर्डेड क्या है, पाइप, जिस पाइप का इस्तेमाल करते हो ना आप, ये उसकी बात कर रहे हैं जो आपके लगा हुआ होता है एसी के अंदर। ठीक है, अब उस पाइप का डायमीटर कितना है, पाइप का डायमीटर है, अब देखो यहाँ डी कहा है, मैं एल भी कह सकता हूँ इसे, क्योंकि रेनॉल्ट नंबर में हमने इसे एल का नाम दिया है, आपकी बुक में भी एल का है, 18 सेंटीमीटर। अब 18 में नहीं रख सकता, मुझे इसको डिवाइड करना होगा 100 से ताकि मैं मीटर में आ जाऊं। तो कितना आएगा मेरे पास, इसको मैं कर लेता हूं, ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर से। तो ये कैलकुलेटर से आएगा 18 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.18 आ रहा है, ये 0.18 आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ कैलकुलेट कर लो लगे हाथ, क्योंकि हमें डायमीटर रेडियस आगे चाहिए होगा, इसलिए यहाँ भी यहीं रख लो इसको। रेडियस से डायमीटर और डायमीटर से रेडियस जाने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है, सिंपल फार्मूला है, आपको पता है, आप कॉन्सेप्ट भी जानते हो कि रेडियस जो है वो आपके पास हाफ होता है डायमीटर का। बात सिंपल है ना। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.18 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये डायमीटर आ जाएगा। तो 0.18 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका डायमीटर रेडियस कितना आ रहा है 0.09 मीटर। आगे चाहिए होगा तो इसलिए यही निकाल लिया है मैंने। अच्छा, उसके बाद कहते हैं दिस कैलकुलेशन अज्यूम लेमिनार फ्लो। ये कैलकुलेशन आप लेमिनार फ्लो के लिए करोगे। अब यहाँ पर तो लिक्विड नहीं है, एयर है, बात तो मैंने कही थी ना कि एयर भी फ्लोड है लिक्विड भी फ्लोड है, तो इसलिए दोनों के लिए ये काम कर सकते हो आप। अब लेमिनार फ्लो कहा है, तो लेमिनार फ्लो कब पॉसिबल होता है, अब देखो यहाँ पर उन्होंने लेमिनार फ्लो के लिए ये वाली कंडीशन ली है, बुक में ये वाली लिख दी है, तो दोनों यूज़ हो सकती हैं। तो लेमिनार फ्लो जब पॉसिबल होगा जब आपकी आर ई की वैल्यू या तो बराबर हो या तो छोटी हो 2000 से। ठीक है, तो ये लेमिनार फ्लो हो जाएगा आपका। नंबर है तो कोई यूनिट नहीं आएगा इसका। ठीक है, अब आगे कहते हैं वॉज दिस अ गुड अजम्पशन, क्या ये सही अजम्पशन है, मतलब क्या ये वाकई लेमिनार फ्लो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये आपने बताना है। यानी आर ई की वैल्यू आपने खुद से भी कैलकुलेट करनी है एक बार। ठीक है, आर ई की वैल्यू आप खुद से भी कैलकुलेट करोगे, यानी लेमिनार फ्लो है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इससे या इन दोनों से कम आएगी, तो पता चल जाएगा हाँ लेमिनार फ्लो हो रहा है। वो कह रहे हैं लेमिनार फ्लो है, लेकिन हमें खुद भी चेक करना है कर। ठीक है, हमें कांस्टेंट तो पता है लेकिन हमें चेक भी करना है। मैंने आपको कह दिया कि ग्रेविटी की वैल्यू है 10 और एक न्यूमेरिकल भी दे दिया जिसमें ग्रेविटी की वैल्यू मांग ली, तो क्या आप बगैर कैलकुलेशन के लिख दोगे ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, नहीं, कैलकुलेशन करके दोगे ना। इसी तरह से ये कि आपको पता तो है लेमिनार फ्लो है, लेकिन आपको कैलकुलेट करके बताना भी है कि आर ई की वैल्यू है क्या आखिर एग्जैक्ट। अच्छा, एडवर्ड वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी भी बतानी है। ठीक है, तो दोनों काम एक ही फार्मूले से हो जाएगा। फार्मूला लिखते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला है आपके पास रेनॉल्ट नंबर इक्वल टू रॉ जो कि आपकी डेंसिटी होती है, और v जो कि आपके पास वेलोसिटी होती है, और l जो कि आपके पास डायमीटर होता है, और डिवाइडेड बाय ईटा जो कि आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व होना, क्यों, आपको सिर्फ डायमीटर पता है, वेलोसिटी भी नहीं पता, आपको डेंसिटी भी नहीं पता, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी नहीं पता। लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल पेपर में आएगा तो ये वाली चीज़ कोई डेंसिटी और विस्कोसिटी गिवन होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, बुक में लिखी हुई हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप इंटरनेट से भी इन वैल्यूज़ को देख सकते हो,
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, आपको वैल्यू मिल जाएगी, या सिर्फ लिख लेना विस्कोसिटी ऑफ एयर तो भी मिल जाएगी। तो मैं एन की ईटा की वैल्यू लिख देता हूँ जो कि आपको दी हुई है, लेकिन यहाँ लिख लो ईटा ऑफ एयर, एयर के लिए ही है, जो कि आपको दी हुई है 0.08118 PAS पास्कल, ठीक है, पास नहीं है पास्कल है ये। अच्छा, इसकी तरह आपको डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है, फॉर्मूले में आपको यहाँ लिखा हुआ था कि फ्लूट का आना चाहिए डेंसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि है 1.23 kg पर मीटर क्यूब बल्कि, ठीक है, मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। लेकिन सर v फिर नहीं है, v के लिए आप कैलकुलेशन करोगे, फॉर v के लिए कैलकुलेशन करोगे। वॉल्यूम रेट किसके बराबर है, फॉर v करना है। वॉल्यूम रेट का फॉर्मूला देख लो, वॉल्यूम रेट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा वेलोसिटी से, वॉल्यूम रेट आपका आ जाएगा। एरिया देखो फॉर्मूले याद करते हो ना, तो ये भी याद कर लो कि वॉल्यूम रेट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर एक और मसला, यहाँ पर हमारे पास एरिया भी नहीं है, एरिया है आपके पास, ज़रा सोचो कैसे। आपको उन्होंने कहा है ना डायमीटर दे दिया, डायमीटर और रेडियस की मदद से एरिया निकाला जा सकता है। हम यहाँ पर एक अजम्पशन कंसीडर करेंगे कि हमारा पाइप ओपन है, ओपन पाइप है। अब ओपन पाइप में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब ओपन पाइप आप लिखते हो ना तो आपका जो एरिया आता है ना वो पाई आर आ रहा होता है। अब कोई मसला, आप एक ही जगह पुट कर दो ऊपर, तो वॉल्यूम, अब बुक में ना ये बिल्कुल इन्होंने सिर्फ लिख दिया है, कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो एक ही जगह क्या आ गया, पाई और आर, और ये वेलोसिटी आ गई। आर ऊपर देखो मैंने कैलकुलेट पहले ही कर दिया था, क्योंकि मैंने तो आपसे पहले सॉल्व कर लिया था ना ये न्यूमेरिकल, तो मुझे तो पता ही होगा। तो ये सब याद रखने से भूलना मत, ठीक है, इसको लिख लो अपने पास। चलो ये हो गया हमारा काम। ठीक है, ये लो वो हो गया। अब ज़रा पता करते हैं वॉल्यूम रेट क्या दिया हुआ है मुझे, ऊपर गिवन है। मैं वॉल्यूम रेट को ऊपर रखता हूँ, वॉल्यूम रेट और डिवाइडेड बाय पाई आर, पाई और आर, और ये v। वैसे तो मुझे एक ही उसमें कैलकुलेट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़े स्टेप बढ़ाए ताकि ये जो बातें नहीं लिखी हुई थी ये आपके सामने आ जाए। -3 है, ठीक है, वॉल्यूम रेट वहाँ लिखा हुआ है। पाई सबको पता है 3.142 होता है, और रेडियस आपको गिवन है 0.09, ठीक है। चलो अब आपका ये वेलोसिटी आ गई, ज़रा देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 3.8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड 3.142 मल्टीप्लाई 0.09 इस इक्वल टू 0.013 आ रहा है आपके पास, ठीक है। थोड़ा फ़र्क आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है हमारे पास। एक मिनट हम देख लेते हैं कि हमने कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, क्योंकि ये किसी गड़बड़ी की वजह से हुआ होगा। अच्छा, गड़बड़ी ये हुई है, और उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ इसको कि इस पर ना स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ना सामने से देखने पे आपको क्या नज़र आता है, एक स्पेयर एक सर्कल नज़र आ रहा होता है, और सर्कल में फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। और ये ओपन पाइप है, पाइप बंद नहीं है अब आगे से, तो इसका स्क्वायर कर लो। अब आपका वेलोसिटी सही आ जाएगी। ये देखो सही वैल्यू आ रही है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है 0.15 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फार्मूला चेक कर लेना, एरिया ऑफ सर्कल, आपको ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब रेनॉल्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं फॉर आर ई। अब आर ई के लिए कैलकुलेशन करते हैं। मैंने ये हिस्सा मिटा दिया ताकि मुझे और जगह मिल जाए। अब आर ई के लिए फार्मूला क्या रखा था मैंने, आर ई इक्वल टू एल 2 रॉ वी आर अपॉन ईटा। सर ये तो फार्मूला नहीं है। हाँ बिल्कुल ये फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप एल की जगह पर, एल किसके बराबर है यहाँ देखो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को अगर समझ ना आ रहा हो तो आ जाए। एल किसके बराबर है, एल किसके बराबर है आपके पास, पहले आर लिख लो। आर किसके बराबर है, एल अपॉन 2। तो 2 को उधर ले जाओ, 2r इज इक्वल टू एल। तो अगर एल की जगह पर ये पुट करोगे ना तो ये फार्मूला बन जाएगा। एल को अगर यहाँ पुट कर दोगे ना तो ये फार्मूला आ जाएगा। लेकिन आप
यही वाला फॉर्मूला लिख लो जो आपने पढ़ा है ताकि आपको याद रहे। ये लो, आंसर वही आएगा जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से हुआ है, मैंने बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो RE कैलकुलेट कर लो। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.23 और आगे कुछ नहीं है तो हटा देते हैं। वेलोसिटी कितनी निकाली है? 0.15। अच्छा, L क्या निकाला है आपने? 0.18। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है? 0.0181, लेकिन वो MB लिख दिया मैंने, ठीक है, MB लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई 10⁻³ अब आप बोलोगे सर ये M का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें। मैं बता देता हूँ कि देखो भाई, M का मतलब होता है मिली और म्यू का मतलब होता है माइक्रो ना। तो जहाँ भी आपको M लिखा हुआ मिले आप उसको रिप्लेस कर सकते हो 10⁻³ से, ठीक है, 10⁻³ तो ज़रा ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। 1.23, क्योंकि बुक में उन्होंने ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसको आप 2 × 0.09 से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर वैसा समझा हुआ तो भी हो जाएगा। 0.15 मल्टीप्लाई 0.18 डिवाइडेड बाय 0.0181 एक्सपोनेंट -3। तो देखो जो बुक में दिया हुआ है, इसमें कहाँ गलती आ रही है, ये हमने पॉइंट नहीं लगाया ना, ये पॉइंट लगाओ। हाँ देखो जो बुक में दिया हुआ है बिल्कुल वही चीज़ आई है। तो ऐसे ही ये कैलकुलेट होना था कि 1834.80 तो फ्लो कौन सा हुआ? लेमिनार हुआ। क्यों लेमिनार? क्यों? क्योंकि RE की वैल्यू आपकी आ रही है लेस देन 2300 या 2000। तो इस कंडीशन में फ़्लो आपका सिंपल लेमिनार फ़्लो निकलता है, ठीक है। तो वो लिख लेना पूरी वर्डिंग। अब V कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ना V कैलकुलेट भी करना है। देखो V, ये वाला V नहीं, एक और V कैलकुलेट करना है, वो मैं बताता हूँ कौन सा V है। पहले मैं जो है वो आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो V कैलकुलेट करना है ना, वो हमने जब कैलकुलेट करना है जब आपका फ़्लो बस लेमिनार ही है, मतलब जो लेमिनार की पूरी कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है, यानी आपके पास जो वैल्यू है वो RE लेस या इक्वल दी हुई है 2000 से, तो उस पर क्या V आएगा ये कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो पहले, RE इक्वल टू फॉर V, तो रॉ L V लिख लो, VL अपॉन ईटा, ईटा उधर ले जाओ और बाकी चीज़ें इधर ले आओ, जिसमें रो आ गया और L आ गया और V ये रह गया। अब ज़रा वैल्यू कैलकुलेट करो। R की वैल्यू कितनी है? 2000 रख के सॉल्व करेंगे। और ईटा की वैल्यू कितनी है? 0.0181 मल्टीप्लाई 10⁻³ और रॉ की वैल्यू कितनी है? 1.23 और L की वैल्यू कितनी है? 0.18। अब ज़रा आंसर चेक करो क्या आ रही है V की वैल्यू, ठीक है। मैं ज़रा आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो देखो 2000 मल्टीप्लाई 0.0181 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1.23 मल्टीप्लाई 0.18, तो आपके पास आ रही है 0.16। तो देखो वही करीब करीब वेलोसिटी आ रही है जो दी हुई थी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यानी वेलोसिटी जो दी हुई थी वो ठीक आई है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा ना मैं ओवरव्यू, इसके नीचे जो काम हो रहा है ना वो वाला ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब उसके बारे में बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, जो बात मैंने बताई है वही सेम बातें यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है फ्लूइड फ्लो एंड रेजिस्टेंस टू मोशन इन फ्लूइड। आपको सबको पता है जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें रेजिस्टेंस आती है। फ्लूइड को फ्लो कराने में क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? लीनियर फोर्स, ठीक है, इनर्शियल फोर्स, ठीक है। इनर्शियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड को मोशन कराने में, वो उस पर लग रही है। और उसकी रेजिस्टेंस में कौन सी चीज़ उसको रेजिस्टेंस ला रही है? विस्कस फोर्स, जिससे आप विस्कोसिटी समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, हाई रेनॉल्ट नंबर। अब रेनॉल्ट नंबर से आपको बात समझ में आ रही है कि अगर रेनॉल्ट नंबर बहुत ज़्यादा है, रेंज आपको मैंने लिख दी, अगर रेनॉल्ट नंबर 2300 इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लो टर्बुलेंट है, और बाकी कंडीशनें मैंने बता दी, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई है। अब रफ सरफेस, अब
जिस चीज़ पर आप फ्लूइड को मोशन करा रहे हो वो रफ है, तो वो खुद भी फ्लूइड की मोशन को रोकेगा, यानी वो चीज़ भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाएगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करेगा। बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक दरिया है, दरिया का एक सरफेस है, अब इस पर पानी है, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स इसको उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, तो इसकी मोशन को रोकेगा दरिया का सरफेस, तो इसलिए रफ सरफेस इन्होंने इसको कहा। हाई वेलोसिटीज़, सिंपल बात है कि अगर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपके पास फॉर्मूले में v किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेनॉल्ट नंबर के, तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है रेनॉल्ट नंबर ज़्यादा आएगा, यानी टर्बुलेंट ज़्यादा मिलेगी हमें। अच्छा, एगिटेशन एंड स्ट्रिंग, अगर आप किसी पतली चीज़ में से गुजारोगे पाइप को तो भी इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। और प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का मैंने बता दिया था ना कि अगर एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है एक तरफ प्रेशर कम है तो पानी आपका फ्लो करता है, और जितना प्रेशर का डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इनर्शियल फोर्स बढ़ जाएगी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। उसके नीचे थोड़ी सी और चीज़ें लिखी हुई हैं कि एयर फ्लो अराउंड व्हीकल्स, अब ये वो चीज़ एक्सप्लेन हो रही है जो वो पीछे आपको सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक पढ़ाया ना, ये वो चीज़ एक्सप्लेन हो रही है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर देखो आपकी जो व्हीकल है वो एयर में से मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स। अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना तो वो ड्रैग फोर्स एक वक्त पे इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी विंडशील्ड भी टूट सकती है, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, नहीं आई हो तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।